तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस की। डीएनए अपने आप को किस तरह से रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट यानी कि अपनी नई कॉपीज बनाना। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है और ये एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी जैसी दो नई कॉपीज बना दे, तो इसी प्रोसेस को बुलाया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो बेसिक मैकेनिज्म है उसका सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करने के बाद इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड इधर चला गया, एक स्ट्रैंड इधर चला गया, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, जो ये वाला स्ट्रैंड है, ये नया बनता है, ये नया सिंथेसाइज होता है, जबकि ये पुराना वाला ही है हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड, जो इस वाले पेरेंटल जो डीएनए था उसमें से गया है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमने पीछे वीडियो में देख लिया। अब हमें समझना है कि इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से ये दो डीएनए मॉलिक्यूल एक्चुअल में बनते कैसे हैं, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वो किस मैनर में वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का यूज होता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या इसी को हम डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब है कि एक नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करती है, पॉलीमराइज करती है। जो डीएनए के ATGC सीक्वेंस है उनको एक पर्टिकुलर मैनर में जोड़ के डीएनए का नया पॉलीमर बनाती है। और डीएनए डिपेंडेंट मतलब होता है कि इसको नया डीएनए बनाने के लिए, नया डीएनए का पॉलीमर सिंथेसाइज करने के लिए एक टेम्पलेट डीएनए की ज़रूरत होती है। डीएनए पॉलीमरेज अपनी मर्जी से कभी भी नया स्ट्रैंड नहीं बना सकता, उसको हमेशा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक डीएनए स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो कि एक टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस टेम्पलेट में जो डीएनए सीक्वेंस है वो है ATGCCA, ये है। तो डीएनए पॉलीमरेज या फिर जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, यहां पर जुड़ेगा और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा, नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। कैसे सिंथेसाइज करेगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ। ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी और टी। तो इस पर्टिकुलर मैनर में ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देता है। और हमेशा नया स्ट्रैंड कैसे बनाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो या कोई भी न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमराइज करके नया न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज कर सकता है, क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करना केमिकली फिजिबल नहीं है। तो चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, आगे हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे, और भी बहुत सारे पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन कोई भी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो यहाँ पे इसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया। नया स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है, लेकिन अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो टेम्पलेट को किस डायरेक्शन में रीड किया जा रहा है, टेम्पलेट को रीड किया जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। तो टेम्पलेट को रीड करने की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और नया स्ट्रैंड पॉलीमराइज करने की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये है हमारा मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए हमें। भाई डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो मेन एंजाइम है किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन का, तो हमें इसके बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की डिस्कवरी है, सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कॉर्नबर्ज। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कॉर्नबर्ज। इन्होंने ही
फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर किया था उसको आइसोलेट किया था। कहाँ से? फ्रॉम बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल से पहला डीएनए पॉलीमरेज उन्होंने आइसोलेट किया था। जो डीएनए पॉलीमरेज उन्होंने ढूंढा था आज उसको हम डीएनए पॉलीमरेज 1 के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 के अलावा बैक्टीरिया में 2 और डीएनए पॉलीमरेज डिस्कवर किए गए। डीएनए पॉलीमरेज के बाद 1 के बाद में कौन डिस्कवर किया गया? डीएनए पॉलीमरेज 2। तो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे इनका नाम भी है। और 2 के बाद में डीएनए पॉलीमरेज 3rd। ये 3 डिस्कवर किए गए, लेकिन जो पहला डिस्कवर किया गया था वो था डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसको कॉर्नबर्ज ने डिस्कवर किया था। इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम कॉर्नबर्ज एंजाइम भी बोलते हैं। इसको कई बार कुछ बुक्स में आप कॉर्नबर्ज एंजाइम भी देखोगे। लेकिन इन तीनों में से अगर डीएनए पॉलीमराइजेशन के दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, सबसे मेन एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3rd। वो ना डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ना वो डीएनए पॉलीमरेज 2 है। 1 और 2 डीएनए पॉलीमराइजेशन रेप्लिकेशन में हेल्प जरूर करते हैं, पर डीएनए पॉलीमरेज 3rd वो मेन एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमराइजेशन रेप्लिकेशन करवाता है। तो इन तीनों में से सबसे मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3rd। ये बैक्टीरिया की बात हो गई। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो वहां पे मैटर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यूकैरियोट्स के पास में टोटल 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर में डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में इतने सारे एंजाइम इन्वॉल्व्ड हैं, इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व्ड हैं कि वो 12th लेवल पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन दिया भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। तो हम भी जो डीएनए रेप्लिकेशन पर फोकस करेंगे वो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन या फिर बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन पर फोकस करेंगे। तो मेन एंजाइम हो गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के अलावा कौन कौन से और एंजाइम यहाँ पर यूज होते हैं उनको भी एक बार लिस्ट कर लेते हैं। मेन काम तो डीएनए पॉलीमरेज का ही है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए कुछ असिस्टेंट एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक मेन सर्जन होता है, बट उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे अलग लोग भी लगे होते हैं, असिस्टेंट लगे होते हैं, नर्स लगी होती हैं, वार्ड बॉय लगे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प करने के लिए कई सारे एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इनका फंक्शन हम बाद में देखेंगे। हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम के अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबी प्रोटीन्स, जिनका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसके बाद में आता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आपके दिमाग में ये पहला सवाल आया होगा, भाई हम तो क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के दौरान, पॉलीमराइजेशन के दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, यही सोच रहे होगे। तो आगे हम बताएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज एंजाइम कहाँ पर यूज होता है। प्राइमेज के बाद में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। या बैक्टीरिया में इसी का नाम होता है गायरेज एंजाइम, GYRASE एंजाइम। ये सारे एंजाइम जो हैं, जो प्रोटीन्स हैं, ये 4 और हेल्प करते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन के दौरान। एक और एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। मेन एंजाइम जैसे हमने बताया था डीएनए पॉलीमरेज 3rd है, लेकिन
लास्ट में एक जगह पर डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी फंक्शन यहाँ पर आएगा। और इसके बाद में आता है लाइगेज एंजाइम, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आपको याद रखनी है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, कैसे ये डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्चुअल में परफॉर्म होता है, वो हमें समझना है। पहला स्टेप होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन का हेलिक्स ओपनिंग। हेलिक्स ओपनिंग, जो हमारा डीएनए है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में दिखाई पड़ता है। भाई हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड और हेलिक्स की फॉर्म में होता है, इस तरह से। ये एक 5 प्राइम एंड, एक 3 प्राइम एंड, इधर 3 प्राइम एंड और इधर 5 प्राइम एंड। ये जो हेलिक्स है, इसके अंदर में हेलिक्स को कौन बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिक्स के अंदर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में, ये इसको एक हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड करके रखते हैं। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है, जैसा कि हमने आगे बताया था स्टार्टिंग में, डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट चाहिए होता है। वो कभी भी डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट पे काम नहीं कर सकता। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट बनाने के लिए ये जो हेलिक्स है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस हेलिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। इस हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। जो हेलिकेज एंजाइम है, जिसका काम है हेलिक्स को तोड़ना, इसको हेलिक्स ब्रेकर भी बुलाया जाता है। और हेलिक्स ब्रेकर क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, उनको तोड़ देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या हेलिक्स भी सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल। हेलिक्स के जो दोनों स्ट्रैंड है वो भी सेपरेट हो जाएंगे। पर मजेदार बात यह है कि ये कहां से ओपनिंग करवाएगा, हेलिक्स को कहां से तोड़ेगा। क्या कहीं से भी ऐसे रैंडमली तोड़ देता है हेलिक्स को? ये हेलिकेज एंजाइम है हमारे पास, या इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये हेलिकेज एंजाइम है। क्या ये हेलिकेज एंजाइम कहीं पर भी जाकर के हेलिक्स को तोड़ सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे डीएनए के पास या किसी भी डीएनए के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहां पर हेलिकेज एंजाइम बाइंड करेगा और जहां पर बाइंड करके वो हेलिक्स की ओपनिंग स्टार्ट करेगा। उन पॉइंट्स को बुलाते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मान लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसको ओराई सीक्वेंस भी बोलते हैं। ओराई सीक्वेंस, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहीं पर हेलिकेज एंजाइम बाइंड करता है और यहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तोड़ने को स्टार्ट करता है। यहीं पर क्यों, ऐसा क्या है इस सीक्वेंस में? ऐसा इसलिए कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती हैं वो एडिनाइन थाइमीन रिच साइट होती हैं। ऐसी सीक्वेंस होती है यहाँ पर जो एडिनाइन और थाइमीन में रिच होती हैं। अब आपको मालूम होगा बेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले रूल के हिसाब से एडिनाइन और थाइमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो इन दोनों में से किसको तोड़ना ज़्यादा ईजी है? एडिनाइन थाइमीन रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जो जीसी रिच है, जिसमें ग्वानिन साइटोसिन का नंबर ज़्यादा है, तो उसको तोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो एडिनाइन थाइमीन रिच सीक्वेंस है तो उसको तोड़ना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वही सीक्वेंस है जहां पर एडिनाइन थाइमीन रिच सीक्वेंस हमें मिल जाती है। तो यहां से डीएनए को ओपन करना, डीएनए को तोड़ना बहुत ईजी होता है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर कैसे बाइंड करेगा हेलिकेज? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर हमेशा
दो हेलिकेज एंजाइम जा करके बाइंड करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बना लें, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हमेशा कितने हेलिकेज एंजाइम जाके बाइंड करते हैं? 2। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है मान लो। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर एक हेलिकेज एंजाइम ऐसे जाकर के बाइंड करेगा और एक हेलिकेज एंजाइम ऐसे जाए बाइंड करेगा। मतलब एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर 2 हेलिकेज जाकर के बाइंड करेंगे। ये दोनों हेलिकेज आगे चलकर डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ना शुरू कर देंगे, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। जब ये दोनों हेलिकेज एंजाइम अपना अपना डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लगेंगे, तो जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहां पर देखो, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में है, और ये दोनों ही टेम्पलेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। हेलिकेज इधर की तरफ तोड़ रहा है और ये वाला इधर की तरफ तोड़ रहा है। अब ये जो डीएनए की ओपनिंग होती है, डीएनए की या फिर जो हेलिकेज एंजाइम की ओपनिंग डीएनए को तोड़ रहा है, वो पार्ट बाय पार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा डीएनए एक साथ टूट जाए या सारा का सारा डीएनए एक बार में सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में चला जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। वो इतनी एनर्जी सेल लगा नहीं सकता एक बार में। इसीलिए हेलिकेज धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता रहेगा और दोनों चेन्स धीरे धीरे सेपरेट होती जाएंगी, थोड़ा सेपरेट होती जाएंगी, और पीछे पीछे डीएनए रेप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है दोनों, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ये देखो, एक बबल जैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। एक रेप्लिकेशन बबल में या फिर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ओराई सीक्वेंस था, इस पे काम करने की वजह से, हेलिकेज एंजाइम के काम करने की वजह से, आप ध्यान से देखो, इधर एक वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, और यहां पर भी एक वाई शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो दोनों साइड एक वाई शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसी को बुलाया जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। तो यहां पर भी एक रेप्लिकेशन फोर्क है और यहां पर भी एक रेप्लिकेशन फोर्क है। तो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर जब हेलिकेज एंजाइम्स बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं, तो 2 रेप्लिकेशन फोर्क टोटल बनते हैं। और दोनों रेप्लिकेशन फोर्क में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो इस तरफ भी चलेगा, इस वाली डायरेक्शन में भी चलेगा और इस वाली डायरेक्शन में भी चलेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन दोनों साइड में चलेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी बिल्कुल सिमेट्रिक चलता है। मतलब इधर वाला सिमेट्रिक और इधर वाला बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन इसको इजी करने के लिए तुम्हारी बुक में यहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन दे रखी है, उन्होंने एक डायरेक्शन दी ही नहीं हुई है। रेप्लिकेशन हमेशा कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। लेकिन इजी बनाने के लिए उन्होंने आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता हुआ दिखाया है, सिर्फ एक रेप्लिकेशन फोर्क उन्होंने दिखाया है। मतलब उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाया है। ये एक रेप्लिकेशन फोर्क। बट ऐसा नहीं होता है। रेप्लिकेशन फोर्क दोनों साइड बनते हैं और दोनों साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन चलता है। तो हमें समझ में आना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको एज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, क्योंकि दूसरी वाली डायरेक्शन में बिल्कुल सिमेट्रिक काम चल रहा होगा, तो उसको समझना तो बहुत ईजी है। तो ये हो गया हमारा हेलिक्स ओपनिंग किस तरह से होती है। हेलिकेज एंजाइम की मदद से हेलिक्स ओपनिंग होती है, जहां पे हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फोर्क की बात कर ली।
अब यहाँ पे हमें समझना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नंबर कितना होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस है, एक डीएनए में कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। भाई डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर हमें उसे जल्दी से रेप्लिकेट करवाना है तो क्या एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से वो रेप्लिकेट कर सकता है या मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो नंबर है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ डीएनए पे। अगर हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल। साइज में थोड़ा छोटा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, और साइज की बात करें तो यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में ये छोटे साइज का होता है। क्योंकि यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में छोटे साइज का है तो यहां पर एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं ओराइसी, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सर्कुलर। यहां पर एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए कंपैरेटिवली और लंबा होता है, वो और ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये लीनियर टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा, कुछ इस तरह से, एक ही जगह से होगा पूरा का पूरा रेप्लिकेशन स्टार्ट, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। इस डायरेक्शन में भी चल रहा होगा और इस डायरेक्शन में भी। जबकि अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल जगहों पे ऑपरेट कर रहा होगा। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेट कर रहा होगा, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से। तो प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, हर जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये हमने बात कर ली हेलिक्स ओपनिंग की। अब हेलिक्स ओपनिंग के बाद में जो दूसरा एंजाइम या प्रोटीन यूज होता है उसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। मान लो एक रेप्लिकेशन फोर्क बना लेते हैं, एक सिंगल रेप्लिकेशन फोर्क बना लो सिंपल सा। ये एक सिंगल रेप्लिकेशन फोर्क है, इधर 5 प्राइम एंड है, इधर 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड और यहाँ पे 5 प्राइम एंड। भले से ये हेलिकेज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट जनरेट कर रहा है, बट ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट है, ये वाला और ये वाला स्ट्रैंड, क्या ये दोनों अभी भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होल्ड करके रखे हुए हैं? इन दोनों की सीक्वेंस अभी भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जैसे ही हेलिकेज आगे जाएगा ये वापस से जुड़ करके क्या बना देने चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन बना देंगे। ये वापस से जुड़ करके क्या हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में चले जाएंगे। तो ये आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन ना बनाए, उसके लिए इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या जुड़ जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर के जगह जगह पर हमारे टेम्पलेट डीएनए से या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से जुड़ जाते हैं। और इनका सिंपल सा काम क्या होता है, डीएनए को दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जाने से रोकना। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वापस से हेलिक्स ना फॉर्म कर लें, इस चीज को रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से जाकर के जुड़ जाती है। तो ये काम क्या है इसका, अवॉइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्मेशन। तो ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन। अब तीसरा काम आता है, जो तीसरा एंजाइम है वो है प्राइमेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आ रहा है अब, जो है प्राइमेज एंजाइम।
जिसका फंक्शन हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है, समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके फंक्शन के बिना हम डीएनए पॉलीमराइजेशन को सही तरीके से समझ नहीं सकते। जो प्राइमेज एंजाइम है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। भाई आरएनए पॉलीमरेज की क्या जरूरत पड़ गई, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, हमें डीएनए पॉलीमराइजेशन करना है, बट यहाँ पर आरएनए पॉलीमराइजेशन की बात चल रही है। देखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक टेम्पलेट है, एक 3' to 5' सीक्वेंस में एक टेम्पलेट है ATGGCCATG, इस तरह का एक टेम्पलेट है। डीएनए पॉलीमरेज को क्या करना है, यहाँ पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है। नया स्ट्रैंड मतलब TACCGG, इस तरह से ये सिंथेसाइज करना चाहता है 5' to 3' डायरेक्शन में। ये इसका फंक्शन होता है, ये हमें पता है। पर प्रॉब्लम ये है कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डीएनए के पॉलीमर को बनाना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, जीरो न्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बोला जाए कि जाओ यहाँ पे डीएनए पॉलीमराइजेशन करके दिखाओ, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगा। वो कभी भी इस पे पॉलीमराइजेशन कर ही नहीं पाएगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बिल्कुल स्टार्ट से पहला न्यूक्लियोटाइड वहां पर नहीं रख पाता। तो फिर ये क्या कर पाएगा, अगर यहाँ पे हम एक छोटी सी सीक्वेंस बना के इसको दे दें, मान लो हम यहाँ पे इसको क्या दे दें, 5' डायरेक्शन में TACC, इस तरह की एक सीक्वेंस बनाकर दे दें जिसके 3' एंड पर OH ग्रुप हो जाएगा। भाई डीएनए के 3' एंड पर एक OH ग्रुप रहता है। जैसे ही इसको एक छोटी सी सीक्वेंस दिखाई दी, उसका 3' एंड दिखाई दिया, उसके 3' एंड पर OH ग्रुप दिखाई दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज फंक्शनल हो जाता है। अब ये काम कर सकता है। अब ये क्या काम करेगा, अब ये इस OH ग्रुप पर नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। अब ये आराम से अपना काम कर सकता है, OH ग्रुप पर नया न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ देगा। किस डायरेक्शन में जोड़ेगा, ऐसे, यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड लेकर के आएगा ग्वानिन, इसके सामने आएगा G, तो ये G के साथ जोड़ देगा। फिर इसके पास यहाँ जोड़ देगा G, यहाँ पे T, यहाँ पे A, यहाँ पे C। मतलब आपने देखा, अगर हमारे पास में एक पहले से एग्जिस्टिंग सीक्वेंस हो, छोटी सी सीक्वेंस भी चलेगी, और उस सीक्वेंस का जो 3' OH ग्रुप हो, बस उसको यही चाहिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज को जैसे ही हम छोटी सी सीक्वेंस दे देंगे और 3rd' पोजीशन पर एक OH ग्रुप दे देंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज उस OH ग्रुप पर 3' पोजीशन के OH ग्रुप को आगे इलोंगेट कर सकता है, और इलोंगेट करके 5' to 3' डायरेक्शन में नया सिंथेसिस करवा सकता है। मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डीएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर जीरो से बात करें तो ये डीएनए पॉलीमरेज कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इलोंगेट जरूर कर सकता है। अगर एक प्री एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, पहले से एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, तो उस प्री एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को ये इलोंगेट कर सकता है 5' to 3' डायरेक्शन में, क्योंकि इसके 3' की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, तो पूरा डीएनए किस तरफ सिंथेसाइज होता जाएगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। इतना तो समझ में आ गया। पर अब प्रॉब्लम ये है कि इसको ये छोटी सी सीक्वेंस बना के देगा कौन, ये खुद तो बना नहीं सकता, तो कोई दूसरा एंजाइम चाहिए। वही काम है प्राइमेज का। प्राइमेज का काम है आरएनए प्राइमर बनाना, स्टार्टिंग करना। क्या बनाना, प्राइमर बनाना। प्राइमर का मतलब होता है बेस मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे जब हम किसी वॉल पे, किसी दीवार पे कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो कलर करने से पहले हम एक वाइट प्राइमर डालते हैं, ताकि वो कलर बहुत अच्छे से उस पर जा करके अटैच हो सके, कलर वहाँ पे पकड़ सके। बिना प्राइमर के हम डायरेक्टली कलर कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं।
तो प्राइमर एक स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। उसी तरह से आरएनए प्राइमेज एक छोटा सा प्राइमर बना देता है। प्राइमर क्या है यहाँ पर, पॉलीमर डीएनए रेप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक स्मॉल आरएनए सीक्वेंस, ध्यान देना ये आरएनए सीक्वेंस है जो कि 10-12 न्यूक्लियोटाइड की लगभग होती है। किस डायरेक्शन में बनाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। कोई सा भी पॉलीमरेज एंजाइम ले आना, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करता है, दूसरी डायरेक्शन में कभी भी पॉलीमराइजेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो प्राइमेज एंजाइम भी किस डायरेक्शन में प्राइमर बनाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम कैसे जोड़ेगा, उसका एक्शन देख लेते हैं। वापस से एक रेप्लिकेशन फोर्क बना ले। ये है 5 प्राइम डायरेक्शन, ये है 3 प्राइम डायरेक्शन, ये है 3 प्राइम डायरेक्शन और ये है 5 प्राइम डायरेक्शन। यहां पर हेलिकेज एंजाइम अपना काम कर ही रहा था पहले से, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आएगा प्राइमेज एंजाइम। जो प्राइमेज एंजाइम है वो कहां पे बाइंड करता है, वो हमेशा बाइंड करता है 3 प्राइम एंड सीक्वेंस, मतलब जो पुराना स्ट्रैंड है उसके 3 प्राइम एंड सीक्वेंस, मतलब यहां पे बाइंड करेगा और यहां पे बाइंड करके एक छोटी सी सीक्वेंस बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कर सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी सीक्वेंस बना देगा। कौन सी सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस नहीं है ये। अच्छा, इस वाले स्ट्रैंड पे कैसे बाइंडिंग होगी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है इसका 3 प्राइम एंड इधर होगा, तो प्राइमेज यहीं पर बाइंड करेगा और यहाँ पे बाइंड करके एक छोटी सी सीक्वेंस बना देगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये भी एक प्राइमर हो गया और ये भी एक प्राइमर हो गया। प्राइमर बनते ही आरएनए प्राइमेज का काम खत्म हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, ये भी सेपरेट हो जाएगा और ये भी सेपरेट हो जाएगा। अब इसके बाद में इतना सब कुछ होने के बाद हमारा मेन एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो जिसका अभी तक हम इंतजार कर रहे थे, फोर्थ एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, वो भी थर्ड, क्योंकि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन है और बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम होता है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम एंड का OH ग्रुप चाहिए, इसको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जो 3 प्राइम एंड है किसी भी नई स्ट्रैंड का, उसका OH ग्रुप उसको चाहिए। तो वो कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे आके वो यहाँ बाइंड कर जाएगा। अच्छा, इस वाले स्ट्रैंड पर यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब काम कैसे करेगा, सिंपल, इसका काम बहुत सिंपल है। इसका सिंपल सा काम है 3 प्राइम एंड को इलोंगेट करवाना और आगे की तरफ बढ़ाते जाना। सेम काम ये यहाँ पे भी करेगा, 3 प्राइम एंड को इलोंगेट करेगा और आगे की तरफ बढ़ाता जाएगा। ये लेकिन अब प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन पॉलीमरेज के पास एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो सीक्वेंस खत्म हो गई, यहाँ पर तो डीएनए जो टेम्पलेट था वो खत्म हो गया। जब टेम्पलेट खत्म हो गया तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, खत्म उसका काम। लेकिन अगर इस वाले डीएनए स्ट्रैंड पे बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर तो डीएनए टेम्पलेट खत्म नहीं हुआ, टेम्पलेट आगे बढ़ जाएगा। ये हेलिकेज एंजाइम लगातार नया टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म बनाता जा रहा है। जैसे अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में ही देखें तो हेलिकेज एंजाइम लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आगे बढ़ने की वजह से थोड़ी देर बाद सीक्वेंस ऐसी दिखाई देने लगेगी और ज़्यादा खुल जाएगा ये। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। ये हेलिकेज लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था, जिससे और डीएनए ओपन होता जा रहा है। यहाँ पर एक सीक्वेंस बन चुकी थी, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को जगह यहाँ पे खत्म हो गई, वो हट चुका है। जबकि अगर यहाँ पर देखें फाइव प्राइम टू 3 प्राइम,
तो डीएनए पॉलीमरेज ये वाली स्ट्रैंड का तो हट चुका है, लेकिन इस वाली स्ट्रैंड का अभी भी जुड़ा हुआ है। भाई वो तो लगातार आगे बढ़ता ही जाएगा और नया स्ट्रैंड बनाता ही जाएगा। मतलब ये वाला स्ट्रैंड तो आगे भी बढ़ेगा, ये जैसा अभी है सेम ये आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम डायरेक्ट आगे ही बढ़ा देते हैं। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये तो आगे बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 3 प्राइम एंड बनाता जाएगा, उसके साथ साथ पॉलीमरेज भी आगे बढ़ता जाएगा। पर प्रॉब्लम आएगी ये दूसरे स्ट्रैंड पर। ये वाला स्ट्रैंड देखो, यहाँ पर तो डीएनए पॉलीमरेज हट चुका है। अगर डीएनए पॉलीमरेज हट चुका है तो ये वाला पोर्शन कैसे रेप्लिकेट होगा? इसके लिए एक और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वापस से यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए और फिर वो दोबारा से इलोंगेशन करवाएगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, डीएनए रेप्लिकेशन जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डायरेक्ट स्टार्टिंग से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उसके फंक्शन से पहले क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम। पहले यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम आएगा और छोटा सा प्राइमर बनाएगा। 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर बना दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इतना होने के बाद में नया डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा और इस डीएनए स्ट्रैंड को इलोंगेट करेगा 3 प्राइम एंड तक। फिर से उसके पास सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर टेम्पलेट खत्म हो गया। जैसे ही टेम्पलेट खत्म हुआ डीएनए पॉलीमरेज इतना काम करने के बाद में वापस से अलग हो जाएगा, फिर अलग हो गया। इसी तरह से फिर से नया सीक्वेंस होगा, हेलिकेज आगे जाएगा। इस वाले स्ट्रैंड पर नया डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी और ये वाला जो दूसरा स्ट्रैंड है इस पे लगातार कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस होता रहेगा। एक और करके दिखा देते हैं, उससे ज़्यादा इजी रहता है समझना। फिर मान लो डीएनए और खुलता जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। अब यहाँ पे हमने एक प्राइमर जुड़ा था और एक प्राइमर से ही नया डीएनए बनता हुआ जाता ही जा रहा है, नया डीएनए बनता हुआ जाता ही जा रहा है और सेम पॉलीमरेज एंजाइम काम करता जा रहा है। जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें कंडीशन अलग है, उसमें बार बार एक नया प्राइमर जुड़ता है और बार बार पॉलीमराइजेशन होकर के वो आगे बढ़ता रहता है। एक और प्राइमर आएगा यहाँ पे और एक और प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज वापस से आएगा, फिर से इलोंगेट करेगा। जबकि ये वाला तो कॉन्टिन्यूअसली इलोंगेट करता रहेगा, सेम पॉलीमरेज के थ्रू ही आगे बढ़ता जाएगा। जबकि इसका पॉलीमरेज बार बार हटता जाएगा, बार बार वापस आएगा। तो ध्यान से अगर देखो तो दोनों जो स्ट्रैंड नए सिंथेसाइज हो रहे हैं, क्या उनमें से एक स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं हो रहा। तो ये कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज होने की बजाय, एक बार में बनने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, जिनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। डिसकॉन्टिन्यूअसली छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन रहा है और इन फ्रेगमेंट्स का नाम होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो एक स्ट्रैंड है नया वाला वो कैसे बन रहा है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। जबकि इस वाले डीएनए टेम्पलेट पर जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली बनता जा रहा है। ये जो स्ट्रैंड है नया वाला, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। जबकि इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड स्ट्रैंड और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसी तरह से दोनों स्ट्रैंड आगे रेप्लिकेट होते जाएंगे, एक जो है वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, और एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। इस तरह का रेप्लिकेशन जहां पर एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली बन रहा है और दूसरा स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअसली बन रहा है, ऐसे रेप्लिकेशन को बुलाया जाता है सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। ये जो रेप्लिकेशन है इसी का नाम होता है सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, आधा कॉन्टिन्यूअस और आधा स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एंजाइम की बात करते हैं, टोपोआइसोमरेज या फिर डीएनए गायरेज एंजाइम जो हमने बताया था, वो कहां पर, अभी तक वो कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है। भाई वो कहां पे काम आने वाला है? डीएनए गायरेज भी तो कहीं ना कहीं काम आना चाहिए ना। तो वो कहां पे काम आ रहा है?
देखो, जैसे जैसे डीएनए ओपन होता जा रहा है, डीएनए का हेलिक्स लगातार ओपन होता जा रहा है। कौन ओपन करवा रहा है इसको? इसको ओपन करवाने की जिम्मेदारी है हेलिकेज एंजाइम की। ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है और कॉन्टिन्यूसली ओपनिंग करवाता जा रहा है, और पीछे पीछे रेप्लिकेशन हो रहा है, वो ठीक है। एक स्टैंड पे कॉन्टिन्यूस, एक पे डिसकॉन्टिन्यूस, लेकिन रेप्लिकेशन हो रहा है। और दूसरे स्टैंड पे कैसा हो रहा है? डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब फ्रेगमेंट्स में। अब जैसे जैसे रेप्लिकेशन हो रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि डीएनए हेलिकेज जब डीएनए के हेलिक्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो रेप्लिकेशन फोर्क के आगे वाली साइड, मतलब इस वाली साइड पे, आगे वाली साइड पे क्या होने लगता है? सुपर कॉइलिंग इंड्यूस होने लगती है। जैसे अगर कोई धागे उलझे हुए हैं, दो धागे उलझे हों, और आप उन दोनों धागों को सुलझाने के लिए एक साइड से खींचने लगें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो उलझे हुए धागे थे वो आगे जाकर के और कंडेंस होने लगते हैं, वो सुपर कॉइलिंग आने लगती है उनमें। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ सुपर कॉइलिंग डेवलप हो जाएगी। जो कॉइल्स हैं ये उलझने लगेंगी आपस में, इस तरह से पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे डीएनए आगे की साइड पे पॉजिटिवली सुपर कॉइल हो जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिव सुपर कॉइल। अगर इन पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को हटाया नहीं गया तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी वहीं पर खत्म हो जाएगी। वो अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन सुपर कॉइलिंग को तोड़ता कौन है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो यहां पर आएगा और इन सुपर कॉइलिंग्स को खत्म करेगा? इसका काम करता है टोपोआइसोमरेज। जो टोपोआइसोमरेज है एंजाइम, जो पांचवा एंजाइम है हमारा, टोपोआइसोमरेज। बैक्टीरिया में इसी टोपोआइसोमरेज को डीएनए गायरेज बोलते हैं। इस डीएनए गायरेज का काम कुछ नहीं है। इस डीएनए गायरेज का काम है सिंपल सा, डीएनए को कट करना और कट करके ज्वाइन करना। इसका दो काम होता है, डीएनए को कट करना और कट करने के बाद में ज्वाइन कर देना। क्या फायदा होगा इससे? भाई डीएनए यहाँ पर उलझा हुआ है, ये आएगा यहाँ से डीएनए को कट करेगा, 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 यहाँ से डीएनए को कट करेगा। तो जहाँ जहाँ सुपर कॉइलिंग है दोनों तरफ डीएनए को कट कर देगा। जैसे ही इसने डीएनए को कट किया तो जो सुपर कॉइलिंग थी, क्या वो रिलीव हो जाएगी? जैसे अगर कोई चीज़ उलझी हो और उसमें आप एक कट लगा दो तो वो अपने आप सुलझ करके बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही ये कट लगाता है, सारा का सारा जो सुपर कॉइलिंग था वो खत्म हो जाता है। सारा का सारा सुपर कॉइलिंग क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही सुपर कॉइलिंग खत्म होगा, फिर खत्म करने के बाद में दोनों डीएनए स्ट्रैंड को वापस से जोड़ देता है। तो इसने काटा डीएनए स्ट्रैंड्स को, काटने के बाद में वो जल्दी से सारा का सारा टेंशन बाहर निकल जाता है। जैसे कोई धागे उलझे होते हैं, रबड़ उलझी होती है, तो हम जैसे उसमें एक कट लगा देंगे तो सारा का सारा टेंशन निकल जाता है। जैसे ही टेंशन निकलता है, ये वापस से डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ देता है। ये दोनों काम की वजह से जितना भी सुपर कॉइलिंग बनता जा रहा है, जैसे ही सुपर कॉइलिंग बनेगा, ये सुपर कॉइलिंग को खत्म करता जाता है। आगे की तरफ सुपर कॉइलिंग बनता है और डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमरेज का काम होता है सुपर कॉइलिंग को खत्म करता जाना। तो ये लगातार सुपर कॉइलिंग को खत्म करता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से डीएनए हेलिकेज लगातार ओपनिंग करता जाएगा, वो कहीं पर भी जाकर अटकेगा नहीं। तो ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड, मतलब टोपोआइसोमरेज का काम, पांचवें एंजाइम का काम। अब मान लो कि फाइनली हमारा जो पोर्शन ऑफ डीएनए था, जो एक बार में रेप्लिकेट करने वाला था, वो रेप्लिकेट कर चुका। रेप्लिकेट करने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके आगे भी डीएनए है, जैसा हमने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन दोनों साइड में चलता है, तो वो आगे भी कुछ डीएनए होगा, पीछे भी कुछ डीएनए होगा, इस साइड भी चला था डीएनए रेप्लिकेशन। बट अभी हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब इस पोर्शन में अगर ध्यान दें तो ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड था और ये 5 प्राइम एंड था। एक टेम्पलेट पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में था, यहाँ पर तो स्ट्रैंड सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस हुआ। यहाँ पे 5 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होकर के पूरा का पूरा यहाँ तक पहुँच चुका है।
लेकिन अगर दूसरे स्ट्रैंड की बात करें तो दूसरा स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली नहीं बना है, वो टुकड़ों में बना है। इधर डीएनए, इसके पीछे प्राइमेज, फिर यहाँ पे एक प्राइमर था, प्राइमर के आगे डीएनए, फिर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट में एक प्राइमर और प्राइमर के आगे डीएनए, फिर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट में प्राइमर और प्राइमर के आगे डीएनए, यहाँ भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट और ओकाजाकी फ्रेगमेंट में प्राइमर और प्राइमर के आगे डीएनए। तो एक जो स्ट्रैंड है ये वाला है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बना है, जबकि दूसरा वाला कॉन्टिन्यूअस बना है, सीधा सीधा बना है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड बन गए। अब इन दोनों स्ट्रैंड को हमें फाइनलाइज करना है, पूरा का पूरा डीएनए पॉलीमराइजेशन को फाइनल टचअप देना है। अगर अभी ध्यान से देखोगे जो नए स्ट्रैंड बने, चाहे ये वाला कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की बात करें या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करें, पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड नहीं है ये, कुछ पोर्शन आरएनए भी है। ये जो प्राइमर है ये आरएनए तो है, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए है, ये भी आरएनए, ये भी आरएनए, ये भी आरएनए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आरएनए सेगमेंट या फिर जो प्राइमर है उसको वहां से हटाना है और उसकी जगह पर डीएनए की सीक्वेंस जोड़नी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आरएनए की सीक्वेंस को हटाना है और आरएनए की सीक्वेंस को हटाने के बाद यहां पर डीएनए को जोड़ना है। ये काम कौन करेगा, प्राइमर को रिमूव करना और वहां पे डीएनए को जोड़ना, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो जो प्राइमर का रिमूवल है और प्राइमर को रिमूव करके डीएनए जोड़ने का काम है, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। ये कैसे हटाता है प्राइमर को, देखो ऐसे, यहां पे हम दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के थ्रू ही देख लेते हैं। ये है और ये है, मान लो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, ये भी 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज आकर के मान लो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आकर के इसको तोड़ेगा और यहाँ पे नया स्ट्रैंड जोड़ेगा। 5 आरएनए को तोड़ेगा और आरएनए को तोड़ने के बाद में वहां पर डीएनए को जोड़ता जाएगा। ये तो प्राइमर को हटा के क्या जोड़ दिया इसने, डीएनए जोड़ दिया। तो वहां पर भी जो डीएनए बचा था वहां पर भी डीएनए जोड़ दिया। तो ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। हर जगह से ये हटा करके क्या क्या जोड़ देगा, वहां पे डीएनए को जोड़ देगा। जब इसने डीएनए वहां पर जोड़ दिया, डीएनए उसने वहां पर जोड़ दिया, अब भी उसके बाद भी देखो ध्यान से, तो लास्ट डीएनए सेगमेंट को ये नहीं जोड़ पाता। इसने यहां पर इलोंगेट तो कर दिया, बट इनके बीच में बॉन्डिंग बनाना इसका काम नहीं है। ये जो इसको हटा दें अब, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड, इनके बीच में अभी भी गैप प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे गैप प्रेजेंट है। तो इन गैप को कौन सील करेगा, इन गैप के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनवाएगा, तो वो काम करवाता है डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे हमारा छठा एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, जो प्राइमर हटाए हैं किसने, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, प्राइमर हटा करके क्या जोड़ दिया है, डीएनए जोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे गैप बच गए, उसके बाद भी छोटे छोटे गैप बच गए। तो उन गैप को सील करने का काम कौन करता है, उन गैप को सील करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ये पूरी तरह से जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड था उस पर काम करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में डीएनए लाइगेज की मदद से, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके दे देता है। इस तरह से हमारे टोटल डीएनए सिंथेसिस हो गया।
जो एक डीएनए स्ट्रैंड इधर है और ये पेरेंटल स्ट्रैंड, तो एक स्ट्रैंड से अब टोटल कितने स्ट्रैंड बन गए? 2 स्ट्रैंड। ये डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म था। अब डीएनए रेप्लिकेशन में जो मैकेनिज्म है, ये अभी तक हमने बैक्टीरिया का पढ़ा है, अभी थोड़ा सा प्रोकैरियोट का भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे 2 न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पलेट है ATGCC, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, GC। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये टेम्पलेट 3' to 5' डायरेक्शन में, तो 5' to 3' ऐसे जोड़ता जाएगा। लेकिन ये बॉन्डिंग होती कैसे है भाई, नया स्ट्रैंड बनता कैसे है? क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो आकर के यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ देता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज? तो उस मैकेनिज्म को समझते हैं। ये डीएनए का 5' एंड है, और ये डीएनए का 3' एंड है। ठीक है, वो 5' एंड और ये क्या है, 3' एंड है। अब इस 3' एंड पर मान लो यहाँ पर कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड है, T है, G है, वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से जो हमारा टेम्पलेट होगा ACG, और यहाँ पर है C। अगर यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इस तरफ से एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास में नाइट्रोजनस बेस की तरह G लगा हुआ है। ठीक है, ये G के साथ बाइंड करेगा, G लगा हुआ है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये कार्बन है और यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट है। हमेशा किस फॉर्म में आता है, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये किस फॉर्म में आता है, ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में। इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, लेकिन इन 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट जो एनर्जी रिच फॉस्फेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट, इसमें से गामा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। कैसे रिमूव होते हैं? जो इनके बीच में एनहाइड्राइड बॉन्ड था, जो एनर्जी रिच बॉन्ड था, उस एनर्जी रिच बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, और उस एनर्जी रिच बॉन्ड को तोड़ने के बाद में एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी बच जाती है, इनको तोड़ने पर जो एनर्जी बच जाती है, उस बॉन्ड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, ये उस एनर्जी से। तो ट्राईफॉस्फेट के अंदर में 2 फॉस्फेट एनर्जी रिच होते हैं, जैसे हम ATP बताते हैं। ट्राईफॉस्फेट, ATP को एक फॉस्फेट रिमूव करोगे, तोड़ोगे तो ADP बनता है, एक और फॉस्फेट तोड़ोगे तो AMP बनता है। तो ये जो दोनों फॉस्फेट होते हैं ना, ट्राईफॉस्फेट और डाईफॉस्फेट में एक फॉस्फेट, वो एनर्जी रिच बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड। अगर हम उनको तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी निकली है उसी की मदद से हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर बना देते हैं। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, OH ग्रुप। इस OH ग्रुप से वापस से क्या आके जुड़ेगा, ट्राईफॉस्फेट, कार्बन और फॉस्फेट, 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 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए और एक फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। तो ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डीएनए का मोनोमर भी है, जिसके जुड़ने से डीएनए खुद बनता है, ये डीएनए को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह तो काम कर ही रहा है, रॉ मटेरियल की तरह तो काम कर ही रहा है, बट रॉ मटेरियल के साथ में ये एक और काम कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड भी कर रहा है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी आती है वो भी यही देता है। ये दोनों काम करता है, इसका डुअल फंक्शन होता है, रॉ मटेरियल भी काम करेगा और एनर्जी भी देगा। कितने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट, ये चारों के चारों आकर के सबस्ट्रेट की तरह भी काम करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोट्स का। अगर हम इसी को यूकैरियोट्स में कन्वर्ट करें, यूकैरियोट्स में देखें
तो यूकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं और पूरी जानकारी अभी भी हमें या साइंस हमारे पास ह्यूमंस के पास अवेलेबल नहीं है। पर इतना हमें ज़रूर पता है कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल डिवीजन के एक पर्टिकुलर फेज में होता है, जिस फेज का नाम है एस फेज। जो आपने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, एस फेज के दौरान यूकैरियोट्स में वो चलता है। तो ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन के सारे एंजाइमेटिक मशीनरी, सारे एंजाइमेटिक स्टेप्स के डिस्कशन कर लिया यहाँ पे।